नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से, दिल्ली से खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज आजम खां मामले की सुनवाई टल गई है। बड़ी जानकारी मिल रही है, 17 मई को अब अगली सुनवाई होगी इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट में आजम खां की सुनवाई आज टल गई है। आज इस मामले में सुनवाई होनी थी और अब अगली सुनवाई 17 मई को होगी। बड़ी खबर, जहां एक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आजम खां केस की होनी थी। आपको बता दें कि अंतरिम जमानत मामले में मिल चुकी है कल की हाई कोर्ट से, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में भी आजम खां के मामले की सुनवाई होनी थी, जिसकी सूचना कि अब 17 मई को अगली सुनवाई होगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाले आजम खां केस की सुनवाई टल चुकी है। 17 मई को अब अगली सुनवाई होगी। हालांकि इस मामले में राहत आजम खां को पहले ही मिल चुकी है, अंतरिम जमानत उन्हें मिल चुकी है और जब वे विवादित जमीन को सरेंडर करेंगे उसके बाद उन्हें पूरी जमानत इस मामले में मिल जाएगी। हालांकि आजम खां की मुश्किलें कम नहीं है, उनके ऊपर एक और मामला दर्ज हुआ है और इसी वजह से उन्हें फिलहाल जमानत नहीं मिली, जेल से बाहर वे नहीं हो पाएंगे। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में आज लगी थी, आज इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अब अगली सुनवाई 17 मई को होगी। दिल्ली से बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में आजम खां मामले की सुनवाई टली है। 17 मई अब अगली तारीख मिल चुकी है। इंतजार अब 17 मई का है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी टिप्पणी भी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मामले में जमानत मिली तो नया केस दर्ज हो गया। ऐसा क्यों चल रहा है, एक के बाद एक आखिर ये जो केसेस दर्ज हो रहे हैं, इसे लेकर आजम खां मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। और शक्ति हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट से सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताएं शक्ति, आज क्या टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से? देखिए, जैसे ही आजम खां की जो याचिका थी उस पर नंबर आया, जो आजम खां के जो वकील थे उन्होंने अपनी दलील रखी और दलील में ये कहा कि एक और मामला, यानी कि एक और मामला उनके ऊपर दर्ज कर दिया गया। तो तुरंत ही जज साहब ने तुरंत कहा कि ये क्या है। तो तुरंत जो सरकार की तरफ से थे उन्होंने कहा कि ये एक और मामला इसमें दर्ज हो गया। तो वहीं देखते हुए तुरंत एक है, कहते जज साहब ने एकदम अचानक जब बोला कि ये क्या है, तो तभी जो आजम खां की तरफ से जो दलीलें थी वो दी गई कि देखिए परेशान किया जा रहा है। और अब इसके बाद अब क्या, वही जज साहब ने अब इसमें अगली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब अगली जो इसमें तारीख थी वो 17 मई के लिए बोल दी गई है और एक एफिडेविट देने की बात की गई है इसमें, कि एक एफिडेविट दिया जाएगा इसमें। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आजम खां का जो मामला था, जो मामला जिसमें शत्रु संपत्ति वाला जो लगा हुआ था, जो कहता हाई कोर्ट को बोला गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए वहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब उस पर जमानत दे दी, तो जमानत देने के बाद अब एक और मामला आजम खां के ऊपर आ गया है। तो वहीं अब सुनवाई जो थी इस पूरे मामले की एक बार फिर टल गई है और टलने के बाद ये कहा गया है कहते हैं बचाव पक्ष की तरफ से कि अब इसमें और इस मामले में हम अगली एक वो चाहते हैं कि एफिडेविट देना चाहते हैं। तो अब एफिडेविट दिया जाएगा इसमें और उसमें उस पर अपनी बात रखी जाएगी। जो नया मुकदमा उसमें दर्ज हुआ है वो मेंशन उसमें किया जाएगा कि जो हमारे जो कहते हैं जो इसमें जो आजम खां हैं जिस उसमें इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, सो कहते हैं अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। तो अब अगली जो तारीख है 17 मई, अब उस तारीख में ही अब जो आगे की जो दलीलें हैं उसमें सुनी जाएंगी जी, उसका इंतजार है। लेकिन शक्ति, इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी, ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर पूरी दलीलें हो चुकी हैं, सुनवाई हो चुकी थी और उसमें फैसला रिजर्व रख लिया गया था। काफी समय तक लंबा इंतजार करना पड़ा। कल उसमें अंतरिम बेल उन्हें मिल गई है, लेकिन आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा क्यों चल रहा है कि एक के बाद एक 89 केस दर्ज किए गए हैं। तो क्या ये खटक रहा है सुप्रीम कोर्ट को भी? टिप्पणी से ऐसा लगता है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से अचानक, क्योंकि वो एक ही कोर्स था 87 इसमें केस, यानी कि 87 केस में इसमें जमानत मिल चुकी है कि पहले 86 में मिली थी। 87वां केस के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आपत्ति जताई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। तो उसके बाद तुरंत ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसमें जमानत दी, लेकिन जमानत देने के बाद फिर एक और मुकदमा जो निकल कर आता है उस मुकदमे को रखा जाता है। तो उस मुकदमे के बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज ये दलील रखी गई, तो जो सुप्रीम कोर्ट था वो भी हैरत में आ गया कि जब मामले इतने सारे एक
इतने सारे इन पर लग चुके हैं, तो अचानक जिस समय इनकी जमानत मिलनी है तो उसी के आधार पर एक मुकदमा और क्यों रखा गया। तो कहीं ना कहीं अब मंगलवार को, यानी कि जो अगला मंगलवार है, मंगलवार को अब ये जो दलीलें हैं वो दलीलें पेश की जाएंगी और एफिडेविट दिया जाएगा इसमें एक और कहा जाएगा कि उसे भी इस केस में मेंशन कर लिया जाए। तो कहीं ना कहीं अब जो ये 88वां जो केस है उसी में ही इस केस को भी जोड़ा जाए। तो जो दलील थी, क्योंकि दलील थी जो 87 केस था जिसमें कि जमानत शत्रु संपत्ति में जिसमें लास्ट जमानत मिली है, अब यानी कि उसे हटाते हुए जो सब मुकदमे हैं उसमें एक एफिडेविट, यानी कि आगे की जो दलील, आगे की जो तारीख है वो तारीख में ये मेंशन किया जाएगा उस एफिडेविट में कि आगे ये मामला भी जोड़ लिया जाए और उसी के आधार पर अगली सुनवाई की डेट और अगली सुनवाई की जाए। तो अब मंगलवार तक के लिए समय जरूर दिया गया। अब देखना आगे ये होगा कि आजम खां को अगले मंगलवार में क्या इसमें रियायत मिलती है नहीं मिलती। जी शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो आजम पर सुप्रीम कोर्ट में अब अगली तारीख मिल चुकी है। इस बीच कानपुर से भी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी समेत 4 लोगों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। सरकारी कार्य में बाधा डालने और दखल अंदाजी करने पर एफआईआर दर्ज हुई है। तत्कालीन कोतवाली इंस्पेक्टर, वर्तमान में इंस्पेक्टर कल्याणपुर अजय सिंह ने ये दर्ज कराई है एफआईआर। सरकारी काम में बाधा डालने की 5 दिन पहले विवादित जमीन खाली कराने पहुंचे थे इंस्पेक्टर। विधायक अमिताभ वाजपेयी के बीच में आ जाने से ये जमीन खाली नहीं हो पाई थी और अब सरकारी कार्य में बाधा डालने, दखलंदाजी करने के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। तत्कालीन कोतवाली इंस्पेक्टर, वर्तमान में इंस्पेक्टर कल्याणपुर अजय सिंह ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई है। उधर नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में 13 मई को अब याचिका पर अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रितु महेश्वरी की याचिका पर उचित बेंच अब इस मामले में सुनवाई करेगी। रितु महेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत जारी है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अवमानना के मामले में आरोपी हैं रितु महेश्वरी। आज सुनवाई होनी थी और इस मामले में यह अपडेट मिल रहा है। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में अब 13 मई को याचिका पर अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में जहां रितु माहेश्वरी की याचिका पर उचित बेंच अब सुनवाई करेगी। और अखिलेश यादव का एक ट्वीट सामने आया है। गरीबों के राशन कार्ड को लेकर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। वीडियो साझा करते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा है कि राशन कार्ड कार्यालय में सरेंडर करने की मुनादी की जा रही है। चुनाव निकल गया तो पहचानते नहीं। अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है और ये वीडियो उन्होंने डाला है जिस पर लिखा कि मुफ्त राशन देते समय तो कोई घोषणा न हुई, पर अब कुछ परिस्थितियों की शर्त रखकर राशन कार्ड को वापस कार्यालय में सरेंडर करने की मुनादी की जा रही है। अन्यथा इन राशन कार्ड से लिए गए गेहूं, चावल, चना, तेल व नमक तक को बाजार भाव से वसूलने की धमकी दी जा रही है। चुनाव निकल गया, पहचानते नहीं। ये देखिए, ये ट्वीट है, ये वो वीडियो भी अखिलेश यादव ने जारी किया। नमक, तेल बाजार भाव से रिकवरी किया जाएगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी कार्ड धारक की होगी। ग्राम अलाउद्दीनपुर के कोटेदार रबता के कार्ड धारकों सुनो। और ज्यादा जानकारी देंगे अनुभव, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनुभव, सबसे पहले बता दें कि क्या ये मामला है, क्या इस मुनादी में कहा जा रहा है और क्या आरोप यहां अखिलेश यादव लगा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको फ्री राशन मिल रहा है और 2-2 बार राशन मिलता है। यानी एक तो हो गया जो खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम था, उसके तहत राशन मिलता है जो राज्य सरकार देती है, जिसमें कि तेल भी दिया जा रहा है, दाल भी दी जा रही है, नमक भी दिया जा रहा है। दूसरा है प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत, PMJKY के तहत, तो यूपी में 2-2 बार राशन मिलता है। पर अब सरकार ने ये तय किया है कि जो अपात्र लोग हैं, यानी जो उस क्राइटेरिया में नहीं आते, अंत्योदय कार्ड धारक हैं, BPL हैं, लेकिन उसके अलावा जो अन्य कार्ड धारक हैं वो जो उस क्राइटेरिया में नहीं आते, उनको अब कार्ड वापस करना है, राशन कार्ड, और उनको फिर इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा, वो इसके बेनिफिशियरी नहीं रह जाएंगे। तो सरकार ने समय दिया है, मई तक का पूरा समय दिया है
कि ऐसे लोग जो इस क्राइटेरिया में नहीं आते और राशन कार्ड है और लगातार वो राशन इस तरीके से ले रहे हैं, 2-2 बार राशन उठा रहे हैं, वो लोग स्वयं जाकर अपने राशन कार्ड को जमा करें। और जो लोग जमा नहीं करेंगे, जो अपात्र होंगे, उनसे इसी तरीके से जो बात है कि उन्होंने जितना राशन लिया होगा वो उसकी वसूली की जाएगी। तो ये एक तरीके से आप देखिए सरकार ने पहले निर्देश दिए थे और मई का ये पूरा महीना है अभी, जिसको लग रहा है कि भाई वो उस क्राइटेरिया में नहीं आता। अब इसका क्राइटेरिया क्या बनाया गया है? डबल राशन के लिए जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो लोग रोज कमाते खाते हैं, जो लोग रिक्शा चलाते हैं, ऐसी एक पूरी कैटेगरी बनाई गई है और उन्हीं लोगों को एलिजिबल माना गया है कि इनको ही इस बेनिफिशियरी स्कीम का फायदा मिलेगा। जो लोग उससे ऊपर हैं उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन यूपी में तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार इसका फायदा उठा रहे थे, जबकि वो इसके हकदार नहीं है, वो इस क्राइटेरिया में नहीं आते। इसीलिए अब ये तैयारी सरकार की है। इसी लखनऊ की बात कर ले, 1100 से ज़्यादा लोग खुद गए और उन्होंने अपना राशन कार्ड जमा कर दिया। उन्होंने कहा कि हम बेनिफिशियरी नहीं हैं, हम इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, और बिल्कुल, और इसी को चुनावी वादे से जोड़कर अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है। अनुभव, आप हमारे साथ आगे भी जुड़े रहिएगा, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बाकी बचे जिलों के दौरे पर अब सरकार के मंत्री निकल गए हैं। मुख्यमंत्री ने कल ही बैठक में निर्देश दिया था कि अभी जिन जिन जिलों का दौरा बचा है उन्हें शुक्रवार शनिवार तक पूरा करके सभी लोग अपनी रिपोर्ट सौंपें। कल कई मंत्री समूह ने अपनी रिपोर्ट सीएम को सौंपी भी थी। कल मुख्यमंत्री ने हर एक मंत्री से जिन जिलों का दौरा उन्होंने किया है उसका फीडबैक लिया था। राज्य मंत्रियों ने तकरीबन 3 से 4 मिनट, जबकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने 5 मिनट और कैबिनेट मंत्रियों ने 8 से 10 मिनट तक अपना फीडबैक मुख्यमंत्रियों के सामने रखा था। और अनुभव, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनुभव, एक बार हमारे दर्शकों को पहले बता दें कि किस चीज का जायजा लेने जिलों में पहुंच रहे हैं मंत्री और किस तरह से रिपोर्ट सीएम को सौंप रहे हैं। देखिए, इसका भी एक हम कहें तो 8 पॉइंट एजेंडा है, यानी 8 बिंदुओं पर उनको जाकर जिलों में सारी चीज़ों को चेक करना है, सारे लोगों से मिलना है। और जब पहले बैठकें हुई, इसके बाद मुख्यमंत्री ने जो 18 मंडल है, 18 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो उनके अंडर में एक मंत्री समूह बनाया, यानी हर कैबिनेट मिनिस्टर के साथ किसी के साथ 2 मंत्री, किसी के साथ 3 मंत्री, और उन्हें अलग अलग मंडलों की जिम्मेदारी सौंपी। सबको कहा कि उस मंडल में जितने जिले आते हैं सब लोग दौरा करके आइए, 15 मई तक रिपोर्ट दीजिए। तो कल जब बैठक हुई, पहले कैबिनेट की हुई, फिर मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, इसके बाद मुख्यमंत्री ने हर एक मिनिस्टर से, यानी मुख्यमंत्री को लेकर कुल 53 मंत्री हैं इस वक्त यूपी में, उन सभी 52 लोगों से फीडबैक लिया मुख्यमंत्री ने। राज्य मंत्री 2 से 3 मिनट बोल रहे थे, राज्य मंत्री स्वतंत्र 4 से 5 मिनट बोल रहे थे, कैबिनेट मिनिस्टर थोड़ा लंबा बोल रहे थे क्योंकि वो उन्होंने सारी चीज़ों की जानकारी एक तरीके से दी। लेकिन मुख्यमंत्री ने हर एक व्यक्ति से पूछा, हर व्यक्ति सीट पर बैठा था, उसकी बारी आती थी, वो उस बारे में बताता था, जहाँ जहाँ वो गया उसका जो एक्सपीरियंस रहा, क्या कमियां रही ये भी उसने बताया, और इन कमियों को कैसे दूर किया जाए मुख्यमंत्री ने सुझाव भी मांगे। और ये भी कहा है कि जिनके जिले अभी बचे हुए हैं वो दौरे पर जाएं, शुक्रवार शनिवार को वो बाहर ही रहें, दौरा करके आएँ, सारी रिपोर्ट दें। देखिए, सरकार की कोशिश यही है कि कैसे अब उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं उनको इस तरीके से डेवलप किया जाए कि उनकी अपनी एक इकॉनमी डेवलप हो सके, यानी हर एक जिले का अपना एक रेवेन्यू मॉडल हो, अपनी एक इकॉनमी हो, ये सरकार का फोकस है और उसी के तहत ये काम किया जा रहा है। अब देखिए, जैसे कल सुरेश खन्ना को देखिए, वो लखनऊ में थे, फिर शाम को सीतापुर गए, उनके साथ दानिश अंसारी भी गए, कपिल देव अग्रवाल को देखिए, उनके भी बिल्कुल एक कर सभी मंत्री ने जी बिल्कुल वो हम देख रहे हैं और आगे भी इसी तरह के दौरे चलते रहेंगे। इसे भी कह दिया है, इसे भी क्लियर कर दिया है सीएम ने। शुक्रिया अनुभव, पूरी जानकारी के लिए आपका। और बलिया से बड़ी खबर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष व जहूराबाद विधानसभा से विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर। कल अपने ऊपर हुए हमले को लेकर उन्होंने कहा कि राजपूत समाज के लोगों ने भाजपा के इशारों पर हमला किया है। अगर 24 घंटे के अंदर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती तो वे 25वें घंटे से करो या मरो के तहत गाजीपुर में अनशन शुरू करेंगे। ये बड़ा ऐलान किया है ओपी राजभर ने। रामपुर से एक बड़ी खबर, ईडी की टीम पहुंची है आजम की जौहर यूनिवर्सिटी में। बड़ी जानकारी मिल रही है रामपुर से, जहां ईडी की टीम इस वक्त जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची हुई है। रामपुर में आजम खां के द्वारा बनाई ये जौहर यूनिवर्सिटी, जहां ईडी की टीम जांच के लिए पहुंची है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रामपुर से, ईडी की टीम इस वक्त जांच कर रही है और आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी में पहुंची है। बता दें कि आजम खां की
मुश्किलों में फिर से इजाफा हुआ है, जहां एक के बाद एक केसेस की संख्या बढ़ रही है और अब ईडी की टीम पहुंची है जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में। जौहर यूनिवर्सिटी है जहां गलत तरीके से जमीन अधिग्रहण को लेकर शत्रु संपत्ति कई ऐसे मामले आजम खां पर इस वक्त दर्ज हैं और उबैदुर रहमान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। उबैदुर, बताएं कि ईडी की टीम किस वजह से पहुंची है, क्या जांच यहां होनी है? देखिए अनु, मैं आपको बताऊं कि रामपुर में भाजपा नेता हैं आकाश सक्सेना। उन्होंने आजम खान की शिकायत की थी, आय से अधिक संपत्ति का मामला है ये, और उनको ये शिकायत पर जो ये जांच चल रही है ईडी की, तो ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं अमित मिश्रा, वो अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं और यहाँ पर जौहर यूनिवर्सिटी में वो चेक कर रहे हैं कि किस तरह से यूनिवर्सिटी बनाने में ज़मीनें खरीदी गई और किस तरह से लोगों से पैसा लिया गया। आरोप ये है कि बहुत सारे जो काला धन है उसका इस्तेमाल हुआ है और जो यहाँ के अधिकारी हैं, रामपुर के जिलाधिकारी हैं और जो बाकी विभाग हैं जिनसे संबंधित जांच जो है ईडी को करनी है कि किस तरह से पैसे का लेन देन हुआ है। यूनिवर्सिटी में जो ज़मीनों की खरीद फरोख्त हुई है वो उसका पैसा कैसे आया, चेक से आया, कैश से आया, तो किस तरह से, क्योंकि आजम खान उत्तर प्रदेश सरकार में शहरी विकास मंत्री थे, तो इसलिए जो ईडी है वो ये जानकारी कर रही है। यहाँ पर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और जो ज़मीन है जौहर यूनिवर्सिटी की उसकी भी पैमाइश की जा रही है कि किस तरह से ज़मीनों पर जो आरोप लगे हैं कब्जा करने के, चाहे शत्रु संपत्ति का मामला हो या किसानों की शिकायत हो, तो उसको लेकर के जो ईडी है उसने अपनी जांच शुरू कर दी है और ईडी की टीम जो है वो इस वक्त मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर है और यहाँ पर जो अधिकारी हैं जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए उनसे बातचीत चल रही है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। उसके अलावा जो ज़मीन है और जो दस्तावेज हैं वो ईडी के जो अधिकारी हैं वो खंगाल रहे हैं, क्योंकि जो आय से अधिक संपत्ति का मामला है उसकी जो शिकायत हुई थी उसकी जांच ईडी कर रही है और कहीं ना कहीं ये आजम खान के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि कल ही उनको हाई कोर्ट से जमानत मिली थी शत्रु संपत्ति मामले में, लेकिन अब जिस तरह से ईडी एक्टिव हुई है तो जरूर आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए उबैदुर। बढ़ते हैं आगे। यूपी के जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह तीर्थ नगरी मथुरा वृंदावन पहुंचे हैं, जहां स्वतंत्र देव सिंह ने बांके बिहारी के दर्शन किए, साथ ही पूजा अर्चना भी की। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह ने ठाकुर राधा वल्लभ मंदिर में भी दर्शन पूजन किया है। उस दौरान की तस्वीरें। जल संसाधन मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह। वृंदावन में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण भी वे करेंगे, साथ ही मथुरा में अधिकारियों के साथ बैठक भी की जाएगी। भैया थोड़ा आप लोग सर बैठ जाओ। मथुरा वृंदावन के दौरे पर हैं जल संसाधन मंत्री। यहां वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है। ठाकुर राधा वल्लभ मंदिर में भी शीश उन्होंने झुकाया, पूजा अर्चना की। इस दौरान की तस्वीरें। इसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक भी होनी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ यहां की गई है। ठाकुर राधा वल्लभ के दर्शन भी किए। भैया थोड़ा आप लोग